बच्चों आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया था जे थॉमसन ने, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे डिस्कवर किया, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जे थॉमसन जो था उसने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट जिससे उसने डिटरमाइन की क्या चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैसे हुआ? बाय नोटिंग डाउन द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कितना चेंजिंग आया उसको नोट करते हुए जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगती है, चार्जेस को फोर्स लगती है। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज तो क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो फोर्स लगेगी तो उसका रास्ता चेंज हो जाएगा। उस रास्ते को नोट करके उसने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया। अब आगे क्या लिखा है देखिएगा। अब बात हो रही है कि उस डिवाइस की बात हो रही है जिससे ये ड्राइव हुआ, ठीक है। तो लिखा हुआ है व्हेन द फिलामेंट ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब इज हीटेड। मतलब ये जो फिलामेंट है जब ये हीट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इट एमिट्स, इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, एमिट होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पास होंगे किससे, स्लिट से। ये स्लिट से पास होंगे इलेक्ट्रॉन और इस स्लिट के ऊपर आप लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे। फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा जब ये फिलामेंट हीट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो वो पास होगा स्लिट से। स्लिट पे हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उस हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लिखा हुआ होगा आगे, which have high potential difference that increases the kinetic energy of electron, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे इन स्लिट से तो इस पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में और हिट करेंगे स्क्रीन को एट पॉइंट ओ। ये देखो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे और हिट करेंगे स्क्रीन को पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर, देखो ये जो क्रॉस साइन है बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्या बता रहा है कि आप यहाँ पर इस रास्ते में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। जब आप इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रास्ता चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर देंगे। ऐसा समझ लो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, ठीक है। लेकिन आपको तो पता है कि हम लोगों ने ये पढ़ा है इस तरीके से कि अगर हम चाहते हैं इस तरीके से नीचे फोर्स लगे इलेक्ट्रॉन को तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होनी चाहिए आउटवर्ड। क्या होनी चाहिए, तो ये क्रॉस बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। देखो इस तरीके से कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है आउटवर्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे। तो इस तरीके से फोर्स लगे नीचे जा रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते करते सर्कुलर पाथ में चला जा रहा है और स्क्रीन को हिट कर रहा है पॉइंट ओ डैश, लिखा हुआ होगा व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड हिट द स्क्रीन एट पॉइंट ओ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुई उतना ज्यादा सर्कुलर पाथ में मूव कर गया, मतलब उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। तो आपने क्या करना है बच्चों, इसको आगे कंटिन्यू करना है, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जरा देखिएगा सारे बच्चे। देखो ये बात समझ में आ गई कि जितना ज्यादा हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जितना ज्यादा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, मतलब उतना ज्यादा उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया किसने, मैग्नेटिक फोर्स ने। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला qvb sin थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स कौन सा है, जो चार्ज को लग रहा है, किसको लग रहा है, चार्ज को। तो चार्ज को जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है qvb sin थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, इस v से स्क्वायर कैंसिल। अब हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की वो परपेंडिकुलर अप्लाई की, तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल क्या हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई होता है। तो आपने लिख दिया m, v आ गया, r आ गया और q की जगह e आ गया, b आ गया और sin 90। sin 90 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो mv/r वैसे ही आ गया, e भी आ गया, b भी आ गया और sin 90 बना गया। हमें बनाना है चार्ज टू मास रेशियो। क्या बनाना है बच्चों,
चार्ज टू मास रेशियो मतलब E अपॉन M बनाना है। हम ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिसमें E भी आए और डिवाइड में क्या आ जाए, M आ जाए। तो कैसे, जरा देखिए हम ड्राइव कर रहे हैं, E वैसे ही रहेगा यहाँ पे और M मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, डिवाइड में। किस में आ जाएगा, E अपनी जगह रहा, M मल्टीप्लाई से किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, और B मल्टीप्लाई से किस में चला गया, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा V अपॉन BR। ये V स्पीड को जाहिर कर रहा है, किस जाहिर कर रहा है बच्चों, स्पीड को जाहिर कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आ गया चार्ज टू मास रेशियो का, V अपॉन BR। V स्पीड है, B मैग्नेटिक फील्ड है और R क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो आई थिंक बुक के अंदर इतना ही ड्राइव किया गया है E अपॉन M का फॉर्मूला, जितना मैंने अभी कर दिया। अगर आगे भी ड्राइव किया गया तो आगे बता देंगे। एक और रिलेशनशिप भी डिस्कस हुआ है बुक में, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि स्लिट के ऊपर हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। एक तो फॉर्मूला आ गया, एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, जब स्लिट पे आप हाई वोल्टेज देते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन करते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल वर्क डन से क्या फायदा हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रही है। ठीक है, तो लिख देता हूं, द इलेक्ट्रिक वर्क डन increases the kinetic energy of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन बराबर है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब आप कहोगे सर वर्क किसके आ रहा है बच्चों, तो आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपको पता है बच्चों, यहां पर जो वर्क है वो W है और चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आपको पता चल जाएगा यहां से कि वर्क किसके बराबर है, वर्क बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, VE के। वर्क किसके बराबर हो गया भाई, वर्क वैसे ही रहा, E डिवाइड से चला गया मल्टीप्लाई में, तो वर्क बराबर होगा VE के। तो मैं यहां लिखता हूं वर्क बराबर किसके, VE के। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बच्चों, हाफ mv²। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया जिसमें वोल्टेज भी आ रहा है। क्या आ रहा है, अगर आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे कि आप चाह रहे हैं यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि V को अलग करें, किसको अलग करें, तो हम V को अलग कर लेते हैं। V² लिख दिया, 2 डिवाइड चला गया किसमें, मल्टीप्लाई में, E भी आ गया, 2 डिवाइड चला गया मल्टीप्लाई में, और V साथ में आ गया, और डिवाइड में क्या आ गया, M। तो V² की वैल्यू आ गई। अब V² की जगह V बनाना चाह रहे हो तो V बना दो, या फिर आप एक काम करो, इसको V² की वैल्यू को वैसे लिख दो। ठीक है, अब आप ये करें कि इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करें। पहले तो आप इसकी इक्वेशन बनाएं स्क्वायरिंग वाली। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल V नो डेट, हमें पता है, हमें क्या पता है बच्चों, जरा देखिएगा, हमें पता है कि चार्ज टू मास रेशियो बराबर किसके, V अपॉन BR के। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने ऊपर से देख के। अब यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। क्या करना है, आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा E का स्क्वायर, M का स्क्वायर, V का स्क्वायर और B का स्क्वायर और R²। अब V² की जगह V² की ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये कैपिटल V है। ठीक है, अब मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो देखिएगा सारे बच्चों, E² अपॉन M² आ गया। ठीक है, V² की जगह V² की ये वाली वैल्यू लिख देते हैं हम, क्या है, 2VE अपॉन M। ठीक है, देखो V² की जगह V² की ये वैल्यू लिख दी, और डिवाइड में आपने क्या करना है, मैंने क्या किया बच्चों बता रहा हूं, दोबारा देखिएगा। V² की जगह V² की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और B² R² बिल्कुल वैसे ही आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस E से ये स्क्वायर कैंसिल, इस M से ये स्क्वायर कैंसिल, तो चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला आ गया 2V अपॉन B² R²। तो इन दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है, इन दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है, दोनों फॉर्मूला चार्ज टू मास रेशियो का है, लेकिन फर्क एक चीज क्या है, वो ये है कि ये इसमें वेलोसिटी है, ये स्पीड है, क्या ये, और ये वोल्टेज है। आपको अगर स्पीड पता होगी तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, और अगर आपको वोल्टेज पता होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। मैंने दोनों फॉर्मूले जो बनाया ना बच्चों, उसमें वोल्टेज का अलग फॉर्मूला बनाया और स्पीड का, तो ये भी फॉर्मूला चार्ज टू मास रेशियो का और ये भी फॉर्मूला चार्ज टू मास रेशियो का है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ मुकम्मल हुआ है हमारा। रेडिन के एमसीक्यूज जो है वो बच्चों मौजूद है पेज नंबर 71 के ऊपर। ठीक है, पेज नंबर 71 आप लोग ओपन कर लें बुक को, उसमें सारे एमसीक्यूज मेंशन है, हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है बच्चों,
इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, अगर आप रिवर्स करेंगे करंट की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का जो है आंसर है बी, क्या है 1 का बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड की क्या एप्लीकेशन है, माइक्रोवेव ओवन, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, इलेक्ट्रोलाइसिस, प्लांट फोटोसिंथेसिस। बच्चों बी है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, जो ट्रेन होती है ना इलेक्ट्रिक चलने वाली, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लेविटेट हो जाती है, उड़ जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, तो इसका भी आंसर है 2 का बी। नेक्स्ट द इक्वेशन F equal to BIL can be used if the magnetic field, length of conductor and electric current are। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना F is equal to BIL, इसमें अगर आप कहो तो फॉर्मूला कंप्लीट होता है F is equal to BIL sin जीरा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई है क्योंकि 90 डिग्री पे है, क्या किस पे है, देखो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूला एक्चुअल में था F is equal to BIL sin थीटा। अब इन्होंने लिख दिया BIL, BIL लिखने का मतलब है यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। इन्होंने साइन थीटा नहीं लिखा, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 1 है। अब 1 कब होता है, जब एंगल क्या होता है, तो आपके पास जो लिखा हुआ ऑप्शन एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये राइट ऑप्शन है ए, क्या है 3 का ए। ये इस फॉर्मूले को अगर आप चाहते हो ऐसे लिखो तो इसका मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों द चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन द सेम, हाउ देन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी। अगर चार्ज डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या था F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अगर आप चार्ज डबल करोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो 4 का आंसर जो है वो डबल होगा, ए है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज बाय। बच्चों सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो ये था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और स्मॉल n का मतलब था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ और आई आ गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है फॉर सोलेनोइड। अब देखते हैं इनके पास क्या ऑप्शन है, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ये भी ठीक है, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स गलत है, इंक्रीजिंग करंट थ्रू द सोलेनोइड ये भी ठीक है, और इंसर्टिंग फेरोमैग्नेटिक कोर इनटू द सोलेनोइड। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो 3 सही और एक गलत है, यहाँ पर 3 ऑप्शन ठीक है और एक क्या है, तो मुझे लगता है कि इनको ये लिखना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी इंक्रीज बाय। यार सवाल क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी इंक्रीज बाय, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। तो सवाल में ऐसे कर लो, सवाल को चेंज कर लेना, जैसे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, आप लिख लो कैन नॉट बी इंक्रीज बाय, और फिर आंसर क्या होगा बी, 5 का बी, क्योंकि ऐसा करने से एक ऑप्शन बचेगा, और अगर कैन भी लिखेंगे तो फिर 3 को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा आप सवाल में कैन नॉट लगा दो ताकि ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अलोंग द सोलेनोइड इज, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बच्चों, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म होती है, क्या होती है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका हो गया 6 का बी, 6 का बी। अब 7 पे आते हैं, द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर अराइजेज, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर के दरमियान में जो फोर्स होती है वो क्यों होती है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब जब भी करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो, और 2 करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर जाएगी, इंटरैक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आएगा 7 का ए, 7 का ए। नेक्स्ट टू मेजर अ हाई वोल्टेज व्हाट शुड यू डू विद द वोल्टमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा अगर आप चाहते हो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाना, अगर आप चाहते हो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाना तो आपको रेजिस्टेंस जो होगा, जो लग रहा है सीरीज में, उसकी वैल्यू भी क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर आएगा इंक्रीज इट, क्या आएगा 8 का ए, इंक्रीज इट, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 9, अ प्रोटॉन मूव्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला, इसमें जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी और फील्ड के ऊपर। किसके ऊपर? ये जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है और वी और बी के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी, ठीक है, 9 का सी। इसके बाद लास्ट है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपको पता है बच्चों पैरेलल मूव करने पे फोर्स जीरो जाएगी, पैरेलल मतलब साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां पर लिखोगे ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, क्या होगा, 10 का सी, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यू जो बुक में मौजूद थे हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है।